अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 84 में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। आईनी 130वीं तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में मजलिस को भी शामिल किया जाए। बैरिस्टर ओवैसी की स्पीकर से दरख्वास्त। बिल आइन से टकराता है, शहरियत की जांच इलेक्शन कमीशन का नहीं, वज़ारत दाखिला का काम है। सदर मजलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिंदुस्तान और फिजी का दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को और भी मजबूत करने से इत्तेफाक। दोनों वज़राए आज़म की दिल्ली में मुलाकात, मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत। उत्तर प्रदेश में कमजोर और पिछड़े तबकात के साथ जुल्म किया जा रहा है, सब मिलकर बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करें, अखिलेश यादव की अपील। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए कोशिशें जारी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की वजाहत, मासूम मेहर हुसैन की रिहाई अमल में लाई जाए, महबूबा मुफ्ती का मुतालबा। बीआरएस दोबारा इख्तिदार में आएगी तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आराजी के लेआउट्स को तब्दील करते हुए प्लॉट्स फरोख्त करेगी। वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब, कैंपस में नए हॉस्टल्स का इफ्तिताह। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात। इंटरनेट और केबल तारों के निकाले जाने के मसले पर तबादले ख्याल, खिदमात की फौरी बहाली पर जोर। बीआरएस के मुकम्मल कामों की वजीर आला रेवंत रेड्डी रिबन काट रहे हैं। हिम्मत है तो बगैर सिक्योरिटी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस जाएं, हरीश राव का चैलेंज। हैदराबाद कोठी के पास ड्रग्स की टोली गिरफ्तार, 33 ग्राम से जायद कोकेन जब्त। जड़ीमटला शाहपुर के पास खानगी कंपनी की बस ने मचाई हलचल, बाइक सवार को दी टक्कर, हालत नाजुक। और गजा के फलस्तीनियों का एक और कत्लेआम, 60 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। नासिर हॉस्पिटल कैंपस पर भी हमला। और अब पेश खबरें तफसील से। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कॉन्स्टिट्यूशन में 130 तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ तश्कील दी जाने वाली मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में मजलिस को भी शामिल करने पर जोर दिया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम स्पीकर से दरख्वास्त करेंगे कि मजलिस को भी जेपीसी में शामिल किया जाए। सदर मजलिस ने कहा कि इस बिल को लेकर कई खदशात पाए जाते हैं। सदर मजलिस ने कहा कि तहक़ीक़ाती एजेंसियों को खुद मुख्तार बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुजवज़ा बिल ये कहता है कि सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म को हटा सकते हैं, लेकिन कैसे? ये बिल दस्तूर से टकराता है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राइट? चाहे वो आईटी के हों, ईडी के हों, सीबीआई के हों। तो जब तक इनका इंडिपेंडेंटली अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये सस्पिशन, ये क्वेश्चंस बराबर अराइज होंगे कि ये सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यूपीए के टाइम पे वैसे ही था, अभी भी ऐसे ही है। हमारी पुलिस फोर्स को देख लीजिए आप, एक एसआई के पोस्टिंग से लेकर डीजीपी तक हर पॉलिटिशियन के रिकमेंडेशन पे या तो उसकी कास्ट के ग्राउंड पे होता है, रिलीजन ग्राउंड पे होता है। तीसरी बात यह कि हमने संविधान में यह कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी गाइडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल है संविधान में। ये प्रपोज बिल ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। कैसा? ये तो क्लैश हो रहा है ना उस आर्टिकल से। दूसरी बात यह है कि अब रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकेगा? बताइए आप। एक इन्वेस्टिगेशन सामने जाना पड़ा, मैं रिजाइन नहीं किया वो। अब यहां पर
करना क्या है, गवर्नर आप सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। गवर्नर अगर के राज में सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टर्स को आप अरेस्ट कर लीजिए, सरकार गिर गई, सरकार बचेगी नहीं ना। तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? यूनियन टेरिटरी में तो पूरा होम डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। पूरा होम डिपार्टमेंट जो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, चाहे वो पुडुचेरी हो, दिल्ली हो, अब आप JNK ले लीजिए। तो फिर इंडिपेंडेंस कहां रहा? आप तो कंट्रोल करेंगे ना इनको। सर लेकिन जिस किसी तोते को आपको पकड़ना है या किसी पिंजरे में डालना है, तो ये खुद आपके कंट्रोल में रहेंगे, वो पिंजरे में पड़ जाएंगे। सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टर को पकड़ लीजिए, गया गवर्नमेंट चले गई, सरकार चले गई। लेकिन सर, तो नहीं, सुनिए, आप इन तमाम चीजों को इंडिपेंडेंट कर दीजिए, जिसमें कोई सरकार का रोल नहीं रहेगा, उंगली नहीं उठेगी ना आप पे। अगर आप वाकई में मोरालिटी की बात कर रहे हैं, तो जब मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो ये भी कानून डाल दीजिए कि जिस किसी को पकड़ा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टी में शामिल नहीं होगा। डाल दीजिए आप, इसको क्यों नहीं डालते आप? ये सब चीजें करिए ना, आपकी इंटेंशन, आपकी नेक नियति जाहिर हो जाएगी। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की SIR को लेकर कहा कि इलेक्शन कमीशन शहरियत की जांच करने का पाबंद नहीं है, बल्कि यह काम वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है। बैरिस्टर ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस अमल को अंजाम दिए जाने पर भी तशवीश का इजहार किया। पूरी एक्सरसाइज को सिर्फ 97 डेज में कर रहे हैं। यही इलेक्शन कमीशन ने 2002-03 में, और आज आप 11 डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, जब तो कुछ नहीं पूछा आपने। कैसे होगा बताइए? और आखिरी बात, नाम, जिन लोगों के नाम नहीं आए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज चेक करेंगे, मगर पूरी जिम्मेदारी तो ECI की है ना। एक्सरसाइज तो ECI कर रहा है, और हमको इस बात का पूरा एप्रीहेंशन नहीं बल्कि यकीन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो आप उनके डॉक्यूमेंट्स, मेमोज देखेंगे, उन्होंने कह दिया BLOs को कि अगर आप 3 मरतबा गए और वो नाम नहीं मिला आपको, तो AERO और ERO उस शख्स को फॉरेनर्स सिटीजनशिप एक्ट 1950 में आप उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भिजा सकते। ECI का कोई मैंडेट नहीं है सिटीजनशिप चेक करने का। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हुकूमत की इस बिल की मुदाफियत की है, जिसमें 30 दिन जेल में रहने पर वजीर आजम, वज़राए आला और वज़रा की बर्खास्तगी की गुंजाइश रखी गई है। एक खानगी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि अगर मुल्क के वजीर आजम जेल को जाते हैं या चीफ मिनिस्टर जेल जाते हैं तो क्या जेल से इंतजामिया चलाना दुरुस्त है? अमित शाह का कहना था कि वजीर आजम ने जो बिल लाया है इसमें खुद को भी शामिल किया है। 3 चीजों से ये सारे आरोप खारिज हो जाते हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने आप को इसमें डाला है। एक जमाने में कांग्रेस 39वां संविधान, प्रधानमंत्री ने डाला है, पहले नहीं थे क्या प्रधानमंत्री? ना, पहले तो प्रोविजन ही नहीं था। तो जब कानून ड्राफ्ट हो रहा था तो उन्होंने खुद डाला अपना? हाँ, खुद डाला है। पहले 39वां जो संशोधन था, इसमें इंदिरा जी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ साथ खुद को भी इनके खिलाफ कोई वैधता नहीं रहती है चुनावी। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े तबकात के साथ नाइंसाफी हो रही है। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव का कहना था कि कमजोर और पिछड़े तबकात की न सिर्फ तौहीन की जा रही है बल्कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात छीनने की भी कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम तमाम मुत्तहिद होकर बीजेपी को इक़्तिदार से बेदखल करेंगे। भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है, उत्पीड़न हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं हैं जहां पर विशेषकर प्रजापति समाज के लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है, पीडीएस समाज के ऊपर अन्याय हुआ है। हम सब लोग एक सूत्र में इसीलिए बंधे हैं क्योंकि हम लोगों का लगातार इस सरकार में
अपमान हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे आरक्षण को छीना जा रहा है। कल ही आपने सबने वो तस्वीर देखी। मैं अपने तमाम जर्नलिस्ट साथियों को बधाई देता हूं कि एक बहन जो आंदोलन के लिए आई और अभी से नहीं, न जाने कितने वर्षों से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं, उनके आरक्षण को लेकर के 69,000 जो भर्ती हुई है उसमें जो आरक्षण का खिलवाड़ हुआ है, अपने हक, अपने सम्मान की लड़ाई के लिए लगातार वो लखनऊ में, लगातार वो जगह जगह जाकर के ये जितने भी इंजन है सरकार के, डबल इंजन, 2.5 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन, 4.5 इंजन, 5 इंजन, इन सब से मिलकर के अपना दुख तकलीफ बता चुके हैं, लेकिन 69,000 बच्चों को कोई भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और बड़े दुख के साथ उस बहन ने अपने हाथ से चूड़ियां निकाल करके कहा, ये सरकार को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। सोचिए, आज के समय पर लोकतंत्र को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज फिजी के अपने हम मनसब स्टेफनी गंगा मामडरा ब्यूका से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के बशमूल दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाद में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम पैसिफिक रीजन के ममालिक में फिजी को एक हब के तौर पर देखते हैं। दोनों ममालिक आज़ाद, खुले, महफूज और मजबूत इंडो पैसिफिक की हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म फिजी की सोच मुस्बत है, हमें किसी कौम को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि माहौलियाती तब्दीली फिजी के लिए खतरा है और हम काबिल तजदीद तवानाई के लिए फिजी के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम बैनुल-अक़वामी शमसी तवानाई इत्तेहाद के लिए भी साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को और भी मजबूत करने से इत्तेफाक किया है। इससे पहले फिजी और हिंदुस्तान के दरमियान मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फिजी के वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में माहिदों पर दस्तखत किए गए। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में पुलिस ने संयुक्त किसान मोर्चा से वाबस्ता किसानों को एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया। किसान रियासती एनडीए हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस मौके पर आरजेडी के लीडर भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी हुकूमत को तश्कील पाए 10 माह हो चुके हैं और हम जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहली काबीना के इजलास में भी हमने रियासती दर्जे की बहाली के लिए करारदाद को मंजूर किया था। वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात में भी हमने ये मसला उठाया था और आज सुप्रीम कोर्ट 10 अक्टूबर से पहले इस मामले की समाअत के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला करेगा। कौन है जो सुप्रीम कोर्ट गए थे अर्जेंट हियरिंग के लिए। हम भी चाहते हैं कि इस फैसले में और देरी नहीं हो। हमें भी हुकूमत में 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और पहले दिन से हम स्टेटहुड के पीछे लगे रहे। पहली कैबिनेट की जो हमारी मीटिंग हुई उसमें सबसे पहला फैसला हमारा स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास करना था। जो मेरी पहली मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म साहब से हुई उसमें पहला काम जो मैंने किया वो कैबिनेट का रेजोल्यूशन मैंने उनके हाथ में थमा दिया। हम इंतज़ार करते आए लेकिन हमारी इंतज़ार का भी कोई हमें फ़ायदा मिला नहीं। अब चलिए, अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है 10 अक्टूबर से पहले इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे, लेकिन हम अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जहां मरकज़ ने ये फैसला नहीं किया, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ही करे। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किए गए महर हुसैन की रिहाई का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम इस सिलसिले में आज एहतजाज करना चाहते थे ताकि बेकसूर महर हुसैन की रिहाई का मुतालबा किया जा सके। कई महर हुसैन ऐसे हैं जिनके वालिदैन मुकदमा लड़ने से कासिर हैं। हम मुतालबा करना चाहते थे कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को सिलसिले में अमित शाह से बात करनी चाहिए। अगर बेकसूर अफराद को रिहा नहीं किया जाता तो उन्हें कम से कम जम्मू कश्मीर की जेल में रखा जाए। ये सियासत का नहीं बल्कि इंसानियत का मामला है।
जानते हैं कि आज हम एक प्रोटेस्ट करना चाहते थे उन कैदियों के लिए जो जम्मू कश्मीर में बेगुनाह जेलों में बंद है, खासकर जो जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, जिनके माँ बाप की रसाई उन तक नहीं है, वो केस क्या लड़ेंगे, उनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। और इसलिए हम चाहते थे कि उमर साहब से गुजारिश करें कि आप होम मिनिस्टर साहब से मिलिए, जो बेगुनाह है अगर उनको आप छुड़ा नहीं सकते, कम से कम जो जम्मू कश्मीर की जेलों से बाहर जेलों में हमारे लोग बंद हैं उनको वापस लाइए। एनसीपी शरद पवार ग्रुप की लीडर सुप्रिया सोले ने साबिक नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ को लेकर तशवीश का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सोले ने कहा कि जिस दिन उन्होंने ओहदे से इस्तीफा दिया था, कई लोगों ने उनसे मुलाकात भी की थी, लेकिन इसके बाद न तो उनसे और न ही उनके अफराद खानदान से रब्ता हो पा रहा है। मगरब बंगाल की मुर्शिदाबाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने टीएमसी के रुकन असेंबली जेबान कृष्णा साहा को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह टीएमसी एमएलए के घर पर धावा भी हुआ था और उनसे पूछताछ भी हुई थी। बताया जाता है कि एसएससी असिस्टेंट टीचर स्कैम के सिलसिले में यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ट्रक और ट्रैक्टर के तसादुम में 8 अफराद हलाक और 40 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि 60 मुसाफिरीन को लेकर आ रहा ट्रैक्टर अलीगढ़ शाहराह 34 के पास ट्रैक्टर से टकरा गया। बाज़ जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा जाहिर किया गया है। ग्रेटर नोएडा जहेज कत्ल केस में मुलविस मकतूला निकी के देवर और खुसर को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। मकतूला निकी की सास को गुज़िश्ता रोज़ी गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसका शौहर विपिन भट्टी भी गिरफ्तार हो चुका है। विपिन भट्टी पुलिस के साथ इनकाउंटर में जख्मी हुआ था। मुलजिमीन को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। वाज़ेह है कि जहेज हरासानी के लिए निकी का मुबैना कत्ल हुआ है और इसने मासूम ने भी अपने मां के कत्ल से मुतालिक अहम मालूमात फराहम की हैं। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में हॉस्टल्स की इमारतों का इफ्तिताह अंजाम दिया। 80 करोड़ रुपए की लागत से 2 नए हॉस्टल्स की इमारतों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इन हॉस्टल्स में 1200 तलबा की गुंजाइश रहेगी। नए हॉस्टल्स की इमारतों में लड़के और लड़कियों के हॉस्टल शामिल हैं। वज़ीर आला ने इसके अलावा कबायली बहबूद के महकमे के माली तावन से तामीर किए जाने वाले हॉस्टल का भी संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी को 1000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे ताकि इसे ऑक्सफोर्ड के तर्ज पर तरक्की दी जा सके। इस मौके पर वज़ीर आला ने साबिक़ वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव को भी खिराज पेश किया। उनका कहना था कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी तेलंगाना का मुतबादिल है और ये दोनों लाजिम मलजूम हैं। उन्होंने कहा कि इसी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से नरसिम्हा राव ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की थी। वज़ीर आला ने उनके खिलाफ एहतजाज के तनाजुर में कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी आने के लिए उन्हें पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो दिसंबर में OU आर्ट्स कॉलेज और सोशल साइंस कॉलेज आएंगे और पुलिस की मौजूदगी भी नहीं रहेगी। वज़ीर आला ने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि आज वो यह हकीकत बता रहे हैं कि आपको दौलतमंद बनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं, खजाना बिल्कुल खाली है। हमारे पास आराजी भी नहीं है। वो कबायलियों, दलितों, अक़लियतों, बहनों और भाइयों के अलावा पिछड़े तबक़ात से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको दौलतमंद बनना है या बड़ा आदमी बनना है तो तालीम के ज़रिए ही आप दौलतमंद बन सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दोबारा प्रोफेसर कोदंडराम को MLC का उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि जो लोग अवाम के मसाइल को उठाते हैं उन्हें मुकर्रना में होना चाहिए। BRS का नाम लिए बगैर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर आपके रिश्तेदार वज़ीर बनते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कोदंडराम रुकन कौंसल बनते हैं तो आपको एतराज़ होता है। वज़ीर आला का यह भी कहना था कि वो दानिशमंद और अक्लमंद नहीं होंगे, लेकिन दिल के बिल्कुल साफ़ हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर BRS पार्टी दोबारा इख्तिदार में आएगी तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। कैंपस की अराजी के लेआउट्स में तब्दील करते हुए प्लाट्स फरोख्त किए जाएंगे। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि कुछ अफराद ने ए दियाकर को 10-12 सालों से ओहदे से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज ए दियाकर MLC बन गए हैं।
बीआरएस पार्टी के लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि मुख्तलिफ शोबेजात के लिए टेंडर्स तलब करते हैं, लेकिन आशा वर्कर्स और मिड डे मील के मुलाजमीन के लिए उनके पास पैसा नहीं है। हरीश राव ने वजीर आला से सवाल किया कि जीएचएमसी के लिए 10,000 करोड़ रुपए के टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं, आबपाशी के लिए 10,000 करोड़ रुपए के टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं, एचएमडीए के लिए 10,000 करोड़ रुपए के टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं, तकरीबन 50 से 60,000 करोड़ रुपए के टेंडर्स तलब करते हैं, और जब बात आशा वर्कर्स और मिड डे मील की आती है तो उनके पास पैसा नहीं होता। हरीश राव ने यह भी कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीआरएस हुकूमत ने जो काम मुकम्मल किए थे, वजीर आला आज सिर्फ इसका रिबन काट रहे हैं। हरीश राव ने यह भी कहा कि अगर रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो बगैर सिक्योरिटी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी आए। उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा को वजीर आला की आमद से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पीर को नायब वजीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमादित्य से मुलाकात करते हुए शहर में मुख्तलिफ मकामात पर तारों को काटे जाने पर तवज्जो दिलाई और बताया कि शहर में इंटरनेट का निज़ाम गैर मामूली तौर पर मुतासर हुआ है, ऑपरेटर्स को भी इससे नुकसान हो रहा है। सदर मजलिस ने नायब वज़ीर आला से अपील की कि फौरी तौर पर इंटरनेट की खिदमत बहाल करने के लिए इक़दाम किए जाएँ ताकि इससे अवाम और ऑपरेटर्स को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। सदर मजलिस ने इस मौके पर मुख्तलिफ ज़र इल्तिवा तरक्याती कामों पर भी नायब वज़ीर आला को तवज्जो दिलाई। इस मौके पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद पलाला भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। पीर को रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हल्के कारवान की 106 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। शादी मुबारक के 94 और कल्याण लक्ष्मी के 12 चेक्स तकसीम किए गए। इन चेक्स की जुमला मालियत 1,06,12,296 रुपये बताई गई है। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी और रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया है। अब्दुल्लापुर मीट मंडल की अनाजी देहात में अराजी को सीलिंग के तहत करार दिए जाने पर किसानों ने एहतजाज किया। तकरीबन 125 किसानों ने सिलसिले में ग्राम पंचायत दफ्तर के पास एहतजाज किया। सीपीएम की तरफ से एहतजाजी किसानों के साथ इज़हार एगांगत किया गया। बाद में पुलिस ने किसानों को गिरफ्तार कर लिया। बोधान पोचमपल्ली में गांजे का नशा करने वाले शख्स को तहवील में ले लिया गया। बताया जाता है कि बिहार के साकिन शख्स को जब पुलिस तहवील में लेने की कोशिश कर रही थी, इसने मुबैना तौर पर हमले की भी कोशिश की। मजीद तहकीकात इस सिलसिले में जारी हैं। एक्साइज पुलिस ने नारायणगढ़ एक्साइज पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ कोठी के पास 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 33 ग्राम से ज़ायद कोकीन को जब्त किया है। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इस टोली का एक और अहम रुकन जो बेंगलुरु का साकिन बताया जाता है मफरूर है। गिरफ्तार शुदगान में एक अमेरिकी शहरी भी बताया जा रहा है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। जेडीमिटला के शाहपुर नगर में खानगी कंपनी की बस तवाज़ुन खोने के बाद बाइक से टकरा गई। बताया जाता है कि बस का ड्राइवर मुबैना तौर पर नींद में था। इस वाक़े में बस ड्राइवर और बाइक सवार शदीद जख्मी हुए हैं। बाइक सवार की हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। कुशाईगौड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ स्क्रैप के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामी वाक़या पहुंच गई। फायर ब्रिगेड के अमले को तलब कर लिया गया और फिर आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया है और न ही किसी भी तरह के जानी नुकसान हुए हैं। मुतल्लिक़ा पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। गजा में यहूदी फौज की तरफ से फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की एक और रात गुजरी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। गजा के कई इलाकों पर यहूदी फौज ने हमले किए हैं। बताया जाता है कि देरुल बलाह अल अक़सा हॉस्पिटल के पास भी हमले हुए हैं। शुमाल मगरबी गजा के करामी इलाके में भी यहूदी फौज ने हमला किया है। कान यूनुस की मवासी के पास भी हमले किए गए हैं। जैतून और सबरा के पास यहूदी फौज ने बदतरीन बमबारी की है। कई इमारतों को धमाकों के जरिए उड़ा दिया गया है। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक हलाकतों की तादाद 62,000 तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ आज सुबह दूसरी बार नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर यहूदी फौज की तरफ से हमला किया गया। इस हमले के बाद अफरा तफरी और चीखो पुकार की आवाज़ें सुनी गईं। मुतादिद फ़लस्तीनी आज के हमले में
शहीद हुए हैं। यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसियों के ज़र कंट्रोल तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले शदीद इसराइली हमलों में 4 अफराद हलाक और 67 जख्मी हो गए। हौसियों की वजारत सेहत के तर्जुमान अनीस अल सबही ने कहा एक्स पर लिखा कि सना में बरकी और तेल की कंपनी के स्टेशन पर बमबारी से मुतासर अफराद की तादाद 71 हो गई है। इनमें 4 जाँ बहक और 67 जख्मी हुए हैं। हौसियों की वजारत सेहत ने इससे कबल की एक रिपोर्ट में इसराइली हमलों में 2 अफराद के जाँ बहक होने और 35 के जख्मी होने का इतराफ़ किया था। इसराइली फौज ने ऐलान किया कि इसने सना में हौसियों के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें सदारती महल के करीब वाक़ मकामात, बिजली के स्टेशन और एक ईंधन का जखीरा करने का प्लांट शामिल है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यमन में हौसी ग्रुप को इसराइल पर हमलों की कीमत अदा करने की धमकी दी है। एक सिक्योरिटी मीटिंग के दौरान वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि हौसी इसराइल पर हमलों की कीमत अदा करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान की हिमायत याफ्ता इस तंजीम को आज एक सख्त सबक मिला है। नेतन्याहू ने वजाहत की कि इसराइली फौज ने एक बार फिर यमन में स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर हमला किया है। हमलों में सना के क़ल्ब में वाक़ सदारती महल, शहर के पावर स्टेशन और इससे ईंधन फराहम करने वाले टैंक को निशाना बनाया गया है। इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ अयाल ज़ामिर ने वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को एक बराह रास्त पैगाम भेजा है, जिसमें उन्होंने गजा पट्टी में यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई के लिए मौजूदा दस्तियाब मौके से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि गजा पर मुकम्मल कब्जे की तरफ कोई भी कदम यरगमालियों की जिंदगियों को शदीद खतरे में डाल देगा। ऑपरेशनल और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस मसले से इंतहाई एहतियात के साथ निपटना ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए इमदादी और फलाही एजेंसी UNRWA के कमिश्नर जनरल फ़िलिप लॉज़रिनी ने कहा है कि गजा की पट्टी के लोग हर शक्ल में जहन्नुम में रह रहे हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि वक्त आ गया है कि इसराइली हुकूमत एक मुख्तलिफ बयानिए को फ़रोग़ देना बंद करे, इंसानियत की तंजीमों को बगैर किसी पाबंदी के इमदाद फराहम करने की इजाज़त दे और बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों को गजा के अंदर से आज़ादाना तौर पर रिपोर्टिंग करने की भी इजाज़त दे। UNRWA ने कहा था कि गजा शहर में क़हत को रोका जा सकता है। फ़लस्तीनी महकमा सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते के अख्तिताम पर गजा में मज़ीद 8 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं, जिनकी मौत भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस हुई है। महकमा सेहत ने ऐलान किया है कि अब तक भूख से हलाक होने वालों की तादाद 281 तक पहुँच गई है, जिनमें 114 बच्चे शामिल हैं। महकमा सेहत ने खबरदार किया है कि गजा का इंसानी अलमिया रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार कर रहा है, जबकि मुहासिरा और खुराक और दवा की कमी सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ रही है। आलमी बरादरी और इमदादी इदारों से फ़ौरी मदाखलत की अपील की गई है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आईनी 123वीं तरमीमी बिल से मुताल्लिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में मजलिस को भी शामिल किया जाए। बैरिस्टर अवैसी की स्पीकर से दरख्वास्त। बिल आइन से टकराता है, शहरियत की जांच इलेक्शन कमीशन का नहीं, वजारत दाखिला का काम है। सदर मजलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिंदुस्तान और फिजी का दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को और भी मजबूत करने से इत्तेफाक। दोनों वज़राए आज़म की दिल्ली में मुलाकात, मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत। उत्तर प्रदेश में कमजोर और पिछड़े तबकात के साथ जुल्म किया जा रहा है, सब मिलकर बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करें, अखिलेश यादव की अपील। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए कोशिशें जारी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की वजाहत, मासूम महरूसीन की रिहाई अमल में लाई जाए, महबूबा मुफ्ती का मुतालबा। बीआरएस दोबारा इख्तिदार में आएगी तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आराजी को लेआउट्स में तब्दील करते हुए प्लॉट्स फरोख्त करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब, कैंपस में नए हॉस्टल्स का किया इफ्तिताह। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात। इंटरनेट और केबल तारों के निकाले जाने के मसले पर तबादले ख्याल, खिदमात की फौरी बहाली पर जोर। बीआरएस के मुकम्मल कामों की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रिब्बन काट रहे हैं। हिम्मत है तो बगैर सिक्योरिटी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस जाएं, हरीश राव का चैलेंज।
हैदराबाद कोठी के पास ड्रग्स की टोली गिरफ्तार, 33 ग्राम से जायद कोकेन जब्त। जडीमिटला शाहपुर के पास खानगी कंपनी की बस ने मचाई हलचल, बाइक सवार को दी टक्कर, हालत नाजुक। और गजा के फलस्तीनियों का एक और कत्लेआम, 60 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी, नासर हॉस्पिटल कैंपस पर भी हमला। और नाज़रीन के साथ न्यूज़ 84 का सिलसिला फिलहाल यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।